अरे संदीप, तुम्हारी बहन निधि के सास ससुर की 40वीं सालगिरह है। दामाद जी का फोन था, हमें भी बुलाया है। तुम्हारे पापा तो जाने से मना कर रहे हैं। ऐसा करो, तुम अपनी और मेरी टिकट करवा लो। निधि के सास ससुर को अच्छा सा उपहार देना होगा और निधि दामाद जी और बच्चों के कपड़े और शगुन का लिफाफा भी करना पड़ेगा। उसकी जेठानी के बच्चों को भी देना पड़ेगा। कांता जी ने अपने बड़े बेटे संदीप से कहा, माँ, इस बार आप मनीष के साथ चले जाइए निधि के ससुराल। मनीष के यहाँ से मात्र 4 घंटे लगेंगे। अभी घर में रिनोवेशन का काम हुआ है, कमरों में एसी लगवाया है, आपके दांतों का ट्रीटमेंट हुआ है। 4-5 महीनों में मेरा बहुत खर्चा हो गया है। आने जाने देने लेने में काफ़ी खर्च हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, मैं आपकी मनीष के घर तक की टिकट करवा देता हूँ। आप मनीष और पायल के साथ निधि के ससुराल हो आना। इसी बहाने आपका थोड़े दिन मनीष के घर भी रुकना हो जाएगा। मनीष से कहकर लेने देने के सामान की व्यवस्था करा लेना। संदीप ने माँ को सुझाव दिया। तुम घर के बड़े बेटे हो, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हो। एक ही तो बहन है तुम्हारी, उसको भी देने का मन नहीं करता तुम्हारा। और वैसे भी मनीष अभी छोटा है, उसे व्यवहार नहीं समझ आता। कांता जी बोली, आप जिम्मेदारी दोगी तभी तो वह सीखेगा, छोटा थोड़ी ना है, दोनों बच्चों का बाप बन गया है। संदीप बोला, अब माँ की बात को भी काटने लगा है। मैंने कहा ना, टिकट और लेने देने की व्यवस्था कर लेना। कांता जी ने अब की बार कुछ तेज स्वर में कहा। फिर क्या था, जो हमेशा से होता आया है वही हुआ। संदीप ने एक बार फिर से बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए अपनी माँ के आदेश का पालन किया। कांता जी और आदेश जी के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी निधि की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा संदीप, बहू सुषमा और उनके 2 बच्चे, बेटा 17 साल का और बेटी 14 साल की। बड़े बेटा बहू माता पिता के साथ रहते थे। अपना घर बनाने में संदीप को 5 लाख उसके पिता आदेश जी ने दिए थे। बस यही 5 लाख का बोझ वह पिछले कई सालों से उठा रहा है। संदीप एक आदर्श भाई व आदर्श बेटा था। अपने से छोटों के लिए, बड़ों के लिए वह अपना सब कुछ लुटा देता। फिर भी उसके ऊपर कुछ नहीं करने का आरोप लगाया जाता। पर वह अपने परिवार को खुश रखना चाहता था। इसके लिए उसे अपनी पत्नी बच्चों का मन भी मानना पड़ता। वहीं छोटा बेटा मनीष प्राइवेट जॉब करता था। अपनी जॉब के चलते वह अलग शहर में गृहस्थ बसाए हुए था। साल में 1-2 बार परिवार सहित घर आता। माँ बाप के स्वास्थ्य की चिंता करता, उनके आराम के बारे में पूछता कि बड़े भाई भाभी उनका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं या नहीं। छोटी बहू भी सास के पैर दबाती, मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में रख करती। पर छोटा बेटा बहू ना तो माँ बाप को कुछ दिन रहने के लिए अपने घर बुलाते, ना ही किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग करते। बड़ा भाई संदीप छोटे भाई से मदद भी मांगता तो छोटे भाई के पास कोई ना कोई बहाना तैयार रहता। कुछ दिनों बाद बड़ी बहू सुषमा कांता जी से कहती है, माँ जी, हमारा मेरी बहन के परिवार के साथ मुंबई, लोनावला, खंडाला जाने का प्रोग्राम बन रहा है। बेटे आरव की 12 की परीक्षा खत्म होने के बाद का टिकट करवा लेंगे। फिर वह अपने कॉलेज में व्यस्त हो जाएगा और बेटी अपनी 10 बोर्ड की तैयारी में। काफ़ी समय से हम बहनों का मिलना भी नहीं हुआ है। सुषमा ने खुशी खुशी सब अपनी सास को बता दिया। कांता जी ने कुछ नहीं कहा। जाने के ठीक 1 हफ्ते पहले कांता जी कहती हैं, बेटा संदीप, तुम्हारी मौसी अगले हफ्ते कुछ दिनों के लिए हमारे घर रुकने आने वाली हैं, इसलिए तुम लोग अपना घूमने का प्रोग्राम भी फिर कभी बना लेना। माँ जी, आपको तो पहले से ही हमारे प्रोग्राम का पता था। आप मौसी जी से कह सकती थी कि हमारे आने के बाद आएं। बीच में ही सुषमा बोली, ऐसे कैसे अपनी बहन को आने से मना करती? तुम लोग नहीं रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? कांता जी बोली। उन्हें लगा कि हर बार की तरह इस बार भी बेटा बहू अपनी इच्छा को मार देंगे। माँ जी, मैं खाना बनाने वाले का इंतजाम करके जाऊंगी। वैसे भी किसी मेहमान के आने पर आप ही उन्हें घुमाने ले जाती हैं। मुझे तो हर वक्त घर में रहकर खाना बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसीलिए मेरा यहाँ रहना या ना रहना एक बराबर है। अभी तक जैसा आप लोगों ने कहा मैंने मान लिया। खुद के लिए कैसे जीते हैं मुझे पता ही नहीं था। 22 साल की थी जब मैं इस घर में बहू बनकर आई। आते ही मुझ पर घर की सारी जिम्मेदारी डाल दी। साड़ी पहनना अनिवार्य कर दिया। मेहमानों को तो छोड़ो, माता पिता के आने पर भी उनके पास 2 घड़ी बैठ नहीं पाती थी। सुबह से रात रसोई में ही बिताई है मैंने। घर के किसी भी निर्णय में भी मुझे शामिल नहीं किया जाता था। आज उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपने तरीके से अपनी खुशियों के लिए जीना चाहती हूँ। मैं हर बार समझौता नहीं कर सकती। आज मेरे पास फ़ोन है, लेकिन बात करने के मेरी माँ नहीं है। उन दिनों को मैं कभी नहीं भूल सकती जब मुझे चुपके से माँ को फ़ोन करना पड़ता था।
क्योंकि फ़ोन करने की परमिशन आप लोगों से लेनी पड़ती थी। चुपके से माँ को फ़ोन लगाती थी, तब भी पता चलने पर आप 2 बातें सुना ही देती थी। आज समय है, सुविधा है, लेकिन मेरी माँ नहीं है मेरी बात सुनने को। मेरी छोटी बहन अपनी दीदी यानी मेरे घर कुछ दिनों के लिए आना चाहती थी, मुझसे मिलना चाहती थी, तब भी आप लोगों ने उसे बुलाने से मना कर दिया। मेरे पति ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बस घर के बड़े बेटे बनकर रह गए। इतने सालों की टीस मेरे भीतर है, उसे शायद आप लोगों नहीं समझ सकते। तब मैंने आपसे कहा था, देवरानी पायल के घर तो हर 6 महीने में उसके मायके से कोई ना कोई आता है। तब आपने कहा था वह अकेली रहती है, ना सास ससुर के साथ नहीं रहती। इसका मतलब मुझे सास ससुर के साथ रहने की सजा मिल रही है? जब मैंने अपने पति का सहयोग करने और अपनी काबिलियत का उपयोग करने के लिए सिलाई का काम चालू किया, तब भी आपने किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया। उल्टा मुझे घर के नए नए कामों में और अपनी सेवा चाकरी में उलझाती रही। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती, झटपट के सारे घर के काम निपटा कर, ताकि मुझे अपने शौक के लिए थोड़ा समय मिल सके और 2 पैसे भी कमा सकूं। पर इस बात से भी आपको जलन महसूस होने लगी। आपने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, बल्कि मेरे रास्ते में रुकावटें डाली, घर में कलह का वातावरण बनाया। तब मेरे पति सिर्फ घर का बड़ा बेटा बनकर रह गए, मेरा साथ नहीं दिया। काम छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था आपने। खैर, पुरानी बातें जाने दीजिए। ऐसा भी कर सकती हैं आप और पापा जी, देवर जी के यहाँ चले जाइए। वहीं मौसी जी को भी बुला लीजिएगा। मौसी जी को देवर जी के यहाँ से पहुँचने में मात्र 2-3 घंटे लगेंगे। सुषमा बोली, हाँ माँ, पहली बार हम लोगों का प्रोग्राम बना है सुषमा के मायके वालों के साथ। बच्चे भी बहुत खुश हैं इस बार। मैं प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता। संदीप बोला, तुम्हें 9 महीने कोख में रख कर जन्म दिया है, तुम्हारा घर बनाने में मदद की, और आज तुम ही अपनी माँ को आंखें दिखा रहे हो। कांता जी ने इमोशनल ड्रामा किया। माँ, जैसे मैं आपका बेटा हूँ, वैसे ही मनीष भी तो आपका बेटा है। उसे भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ दीजिए। वह तो अपने परिवार के साथ साल में 2-3 बार घूमने जाता है। हर शनिवार रविवार तो छोटी मोटी आउटिंग हो ही जाती है उनकी। मुझे भी अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचने दीजिए। क्या मैं परिवार को शादी के इतने सालों बाद भी इतनी सी खुशी नहीं दे सकता? मुझे बड़ा बेटा होने की सज़ा मत दीजिए। मुझे बंधवा मजदूर बनाकर ना रखें। संदीप ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा। कांता जी ने अपने बड़े बेटा बहू की शिकायत अपनी बहन से की। अरे, आजकल के सब रिश्ते मतलब के हो गए हैं। बीबी और उसके मायके वाले के आगे मेरा बेटा अपनी माँ को भूल गया। बीबी कह रहा है, छोटे बेटे के घर चले जाओ। माँ की बात का तो जैसे कोई मोल ही नहीं। बात की गहराई को समझते हुए गीता मौसी ने कहा, इसमें गलत क्या है? बड़े बेटा बहू की शादी को 20 साल हो गए हैं। अब अगर वह अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं तो क्या हुआ? क्या घर के बड़े बेटा बहू को अपने लिए जीने का अधिकार नहीं है? दिन रात एक सी जिंदगी जीकर वह बोर नहीं हो जाते होंगे? वही सारी जिम्मेदारी रिश्तेदारी क्यों निभाए? आज तक उन्होंने तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाई है, चाहे वह बात मानने लायक हो या ना हो। क्या यह सही है कि एक बेटा सारी जिम्मेदारी उठाए और दूसरा बेटा सिर्फ जमा पूंजी इकट्ठा करता जाए, सिर्फ अपनी मौज की जिंदगी के लिए? अरे, तू तो किस्मत वाली है कि तुझे समझदार बड़ी बहू मिली। सास ससुर की माता पिता समान इज्जत करती है, मान देती है, सेवा करती है। तेरे बड़े बेटे ने तो सिर्फ जिम्मेदारियां ही उठाई हैं। अब उसे थोड़ा मुक्त कर, छोटे बेटे बहू को भी जिम्मेदार बना। तय हुआ, अब हम तेरे छोटे बेटे मनीष के घर मिलते हैं। गीता मौसी ने फोन पर कांता जी से कहा। कांता जी और आदेश जी बड़े बेटा बहू के जाने से पहले ही छोटे बेटे के घर पहुंच गए। छोटे बेटे के घर तो पूरा माहौल ही अलग था। छोटी बहू पायल ने सूट पहन रखा था। एक काम वाली घर की साफ सफाई कर रही थी, दूसरी रसोई में सब्जी काट रही थी। यह क्या बहू, तुम हमें काम वाली के हाथों का खाना बनाकर खिलाओगी? हम नहीं खाने वाले, कांता जी ने मुंह बनाते हुए कहा। माँ जी, मेरी आदत नहीं है इतने सब लोगों का काम करने की। मैं सिर्फ खाना बनाने में मदद ले रही हूँ, पूरा खाना नहीं बनवा रही। अगर आपको इससे समस्या है तो कल से आप ही मेरी मदद कर दीजिएगा, पायल ने स्पष्ट रूप से कह दिया। मौसी सास गीता जी कांता जी को देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हूँ, यहाँ नहीं गलने वाली तुम्हारी दाल। अगले दिन पायल कहती है, माँ जी, आज शाम 4 बजे मुझे किटी पार्टी में जाना है। 5:30 बजे से 6 तक आ जाऊंगी। आप लोगों की चाय बनाकर जाऊंगी। आप समय से दोबारा गर्म करके सबको दे दीजिएगा। नाश्ते का डिब्बा भी पास में ही रख जाऊंगी। पायल ने किटी में जाने के लिए पूछा नहीं, बल्कि अपना प्लान बता दिया। इतनी हिम्मत तो बड़ी बहू ने कभी नहीं दिखाई।
कांता जी सोचने लगी, पर यह तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो भी बाकी थी। अगले दिन बेटे मनीष ने कहा, आज शाम हम सब बाहर घूमने जाएंगे, बाहर ही खाना खाकर आएंगे। बहू, तुम्हारे पापा जी को बाहर खाने से संतुष्टि नहीं मिलती, वापस आकर उनके लिए 2 रोटी बना देना, दूध के साथ खा लेंगे। कांता जी बोली। पायल ने सुबह की रोटियों के साथ साथ 2 रोटी एक्स्ट्रा बना दी। शाम 6 बजे सब मंदिर दर्शन और मॉल घूमने गए। मनीष एक नंबर का कंजूस था। मॉल में सबने जूस और कॉर्न चाट खाया। पिता आदेश जी ने पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, पर मनीष ने उन्हें पैसे देने से एक बार रोका तक नहीं। वहीं बड़ा बेटा संदीप हर जगह खुद ही खर्च करता था। रात 10 बजे बाहर ही खाना खाकर सब घर पहुंचे। बहू, अपने पापा जी के लिए फटाफट 2 रोटी सेक दो और दूध गर्म कर दो, कांता जी बोली। पायल झटपट 1 कप दूध और 2 रोटियां थाली में परोस कर ले आई। रोटी को हाथ से छूकर देखा तो कांता जी बोली, यह तो सुबह की बनी रोटी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि रात को घर आकर 2 रोटी सेक देना। तुमसे इतना भी नहीं होता? माँ जी, बाहर से आकर 2 रोटी के लिए आटा लगाना, फिर से रसोई समेटना मुझसे नहीं होगा। इससे समय भी बर्बाद होता है और परेशानी भी होती है, और वैसे भी दूध के साथ ठंडी रोटी ही अच्छी लगती है। पायल ने कहा, माँ, आप रसोई के कामों में ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, समय से सब काम हो तो रहे हैं ना। छोटा बेटा मनीष बोला। सास ससुर को आए 4-5 दिन हो गए थे। पायल को कांता जी की रोक टोक करने की आदत और हुक्म चलाने की आदत पसंद नहीं आ रही थी। वह कांता जी की बात का तुरंत जवाब देती। मौसी जी के वापस जाने का समय आ गया। तब कांता जी ने आदतन मनीष से कहा, मौसी के लिए साड़ियाँ, उनके परिवार के लिए कुछ उपहार, कपड़े वापसी में मौसी को देने होंगे, तुम इसकी व्यवस्था कर देना। माँ, मौसी को साड़ी दिलवा देंगे, बाकी उनके परिवार के लिए जो कुछ देना है वह आप देख लेना, मेरा बजट नहीं है देने का। और माँ, ज़्यादा लेन देन का व्यवहार ना कर रखो, हमसे जितना हुआ हमने किया, हमसे ज़्यादा की उम्मीद मत करना। मनीष ने स्पष्ट रूप से कहा। मौसी जी चली गईं, मनीष के द्वारा दी गई 2 साड़ियों के साथ। अब कांता जी के पास छोटा बेटा बहू के घर कुछ करने को था नहीं। छोटी बहू को पति का सपोर्ट था, इसीलिए उसे दबा कर रखना कांता जी के बस में नहीं था। हफ्ता भर और रुककर उन्होंने भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और वापस अपने बड़े बेटे के घर आ गईं। बड़े बेटा बहू भी वापस घर आ चुके थे। इस बार बड़ी बहू सुषमा ने छुट्टियों में घूमने का खूब आनंद उठाया। अपने पति, बहन, बच्चों के साथ खूब फोटो खिंचवाएं। अब वह खुशी खुशी स्टेटस पर अपनी खुशियों दूसरे के साथ बांटने लगी। उसकी ननद निधि ने उसकी सास को फोन करके कहा, माँ, सुषमा भाभी को तो मजे हो गए हैं, उनकी तो काया ही पलट गई है। क्यों, क्या हो गया? कांता जी ने पूछा। अरे मम्मी, भाभी का स्टेटस नहीं देखा क्या? 42 की उम्र में कैसे वेस्टर्न कपड़े पहन फोटो खिंचवाए हैं। लगता है आपने उन्हें काबू में रखना बंद कर दिया है। पहले तो साड़ी के अलावा कुछ नहीं चलता था आपके राज में, अब लगता है भाभी अपनी मर्जी की मालकिन हो गई हैं, निधि ने कहा। कांता जी ने बड़ी बहू से तो कुछ नहीं कहा, पर शाम को बेटा घर संदीप आया तो उससे इस विषय पर बात की। मैं क्या सुन रही हूँ, बहू ने साड़ी की जगह जींस टॉप 1 पीस सलवार सूट पहना था। आखिर वह घर की बड़ी बहू है, यह सब शोभा देता है क्या? माँ, 42 की उम्र में वह अपने तरीके से जीने लगी तो वह बुरी हो गई। आपकी सेवा मान सम्मान में तो कोई कमी नहीं रख रही ना, फिर क्यों हर वक्त बड़ी बहू कहकर आप उसे खुलकर जीने से रोक रही हैं? हर प्रकार की पाबंदी केवल बड़े बेटा बड़ी बहू पर, सारे कर्तव्य हमारे, लेकिन अधिकार कुछ नहीं। हमें किसी तरह से भी जीने नहीं दे रही हैं। संदीप इतना बोलकर अपने कमरे में चला गया। छोटे बेटा बहू के घर का हाल तो कांता जी अच्छी तरह से देख आई थी। उनसे तो किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना बेकार था, इसीलिए अब समझदार बनने में ही कांता जी ने भलाई समझी। बड़ा बेटा बहू पर किसी चीज की जोर जबरदस्ती करने और उनकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देने से अब वह बचने लगी। तो दोस्तों, बेटे के जीवन में 2 पार्टनर के बीच साबुत बचा ना कोई जैसी स्थिति पैदा ना होने दे। अब बेटे की बारी है, उसके निर्णय में सहयोग करें। बेटा आपका है, याद रखें, अब वो एक पति भी है, पिता भी है, इसीलिए सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करें। अगर परिवार में 2 बेटे हैं तो दोनों को उनकी जिम्मेदारी सौंपें। सारे का सारा बोझ एक बेटे के कंधों पर ना डालें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद आप सबका।